बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन और आप लोग स्टडी कर रहे होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स अभी नज़दीक आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का जो यूनिट 5 है फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बुक के पेज नंबर 103 पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इन पे डिटेल से बात करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब है कि यानी कि आपने इसको एटलीस्ट 3 to 5 लाइन्स में जो है वो अपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन वाई वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन इट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, यानी कि उसको बरकरार जितना है उतना ही रखा जाए, तो अगर हम गैसेस के ऊपर प्रेशर डालें तो उसका वॉल्यूम जो है वो क्यों डिक्रीज़ हो जाता है, कम क्यों हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, देर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसिस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स की स्पेसिस होती हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेसिस होती हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से। एज प्रेशर इज़ इंक्रीज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, तो जितनी भी एम्प्टी स्पेसिस होंगी उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो डिक्रीज़ होंगी। ठीक है, और रिज़ल्ट क्या होगा कि वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा जैसे ही गैस को कंप्रेस किया जाएगा। Now students, question number 2 is how does temperature affect vapor pressure of a liquid, यानी कि जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का उसके ऊपर टेम्परेचर किस तरह असरअंदाज होता है। जो वेपर प्रेशर होता है वो जो लिक्विड होता है, लिक्विड के ऊपर जो वेपर्स होते हैं उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो उस पर टेम्परेचर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। So students, the answer is vapor pressure is the pressure exerted by liquid's vapors. When temperature increases, the kinetic energy of molecules become more and more. Hence, when temperature increases, vapor pressure increases, and when temperature decreases, vapor pressure decreases. So students, simple इसका आंसर यहाँ पे ये बताया गया है कि वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी प्रेशर का वो एग्जर्ट होता है लिक्विड के वेपर्स की वजह से। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो लिक्विड होता है उसके ऊपर जो वेपर्स होते हैं उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है इंक्रीज़ होता है तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होते हैं, और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज़ होते हैं। सिंपल इसका यही आंसर है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है, और जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज़ होता है। Now students, question number 3 is why does water boil in a pressure cooker at 120 सेल्सियस स्केल। कहते हैं कि पानी जो है वो प्रेशर कुकर में अगर हम बॉईल करें तो 120 सेल्सियस स्केल पे ही जो है तब बॉईल होगा। जब 120 सेल्सियस स्केल टेम्परेचर उसे मिलेगा तब ही वो बॉईल होगा। इसको मैं अगर आपको सिंपल बताऊं तो अगर हम सी लेवल पे देखें तो वाटर को बॉईल करें तो वाटर जो है वो 100 सेल्सियस स्केल पे बॉईल हो जाता है, लेकिन प्रेशर कुकर में 120 सेल्सियस स्केल पे जब तक नहीं पहुंचता तब तक ना पानी बॉयल होता है। अगर आपने कुछ पकाने के लिए रखा है तो वो भी उसमें नहीं पकता। अब जैसे कि सी लेवल पे जो होता है टेम्परेचर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल टू होता है, और प्रेशर कुकर में जो टेम्परेचर होता है वो 2 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। सो स्टूडेंट्स, इसका डिटेल्ड आंसर यहाँ से देख लेते हैं। प्रेशर कुकर इज इक्विप्ड विद अ वेल्व दैट कंट्रोल्स द प्रेशर इनसाइड द पोर्ट। प्रेशर कुकर के ऊपर एक वेल्व लगा होता है जो कि इस सारे प्रेशर को जो कि इस बर्तन के अंदर होता है, प्रेशर कुकर के अंदर जितना भी प्रेशर होता है उसको वो कंट्रोल कर रहा होता है। दिस वेल्व जनरली एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर, और ये जो वेल्व होता है ये 2 एटमॉस्फेयर का जो है वो प्रेशर इसके ऊपर पड़ता है। Therefore, the valve does not allow water vapors to escape until the pressure inside the pot reaches 2 atmosphere। इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर जब तक टेम्परेचर 2 एटमॉस्फेयर तक नहीं पहुंच जाता तब तक जो वेल्व है वो मूव नहीं करता। बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स 2 एटमॉस्फेयर व्हेन द टेम्परेचर रीचेज 120 सेल्सियस स्केल, और जब जो टेम्परेचर है उसके अंदर 120 सेल्सियस स्केल तक पहुंच जाता है यानी कि 2 एटमॉस्फेयर तक उसका वेपर प्रेशर बन जाता है।
सो वाटर बॉयल्स एट 120 सेल्सियस स्केल इन अ प्रेशर कुकर। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर कुकर है उसमें जो खाना पकाते हैं या पानी हम बॉयल करना चाहें तो 120 सेल्सियस स्केल पे जब तक उसका प्रेशर नहीं पहुंचेगा तब तक वो बॉयल कुक नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको नॉर्मल जो ओपन पोर्ट्स होते हैं उसमें अगर हम वैसे ही पानी को बॉयल करना शुरू करें तो आप देखते होंगे कितना ज़्यादा टाइम लगता है। इवन आप कुछ पका रहे हैं या कुछ बॉयल कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि जो नॉर्मल पोर्ट होता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है बनिस्बत के प्रेशर कुकर के। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज एवोपोरेशन अ कूलिंग प्रोसेस। क्या एवोपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है? यानी कि आपने ये बताना है कि हाँ या ना में जवाब देना है, क्या ये एवोपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है? तो एवोपोरेशन जो होता है वो एक कूलिंग प्रोसेस ही होता है। आपने देखा होगा, आपने अगर आप किसी पोट में पानी डालें और उसको आप धूप पे कुछ टाइम के लिए रखते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें पानी जो है वो कम हो चुका है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो एवोपोरेट कर जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाते हैं, और जिनकी लो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उस पोर्ट के अंदर ही रहते हैं। Let's see the detailed answer of this question. Yes, evaporation is a cooling process. Molecules which have greater kinetic energy than average can break away from the surface. यानी कि वो पानी की सतह से जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं। द मॉलिक्यूल्स विद द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इस्केप फर्स्ट, यानी कि जिनकी हायर काइनेटिक एनर्जी होती है वो इस्केप हो जाते हैं, यानी कि वो एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो जाते हैं। जो बाकी मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं पानी के जिनके अंदर लोअर काइनेटिक एनर्जी होती है वो वहीं पे रह जाते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं वो जो होते हैं वो कूल हो जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कैन यू मेक वाटर बॉयल एट 70 सेल्सियस स्केल। क्या आप पानी को 70 सेल्सियस स्केल पे बॉयल कर सकते हैं? जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पानी को जो है वो 100 सेल्सियस स्केल पे ही अच्छा से बॉयल किया जा सकता है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है क्या 70 सेल्सियस से भी ये पानी बॉयल हो सकता है? तो इसका आंसर भी येस में है कि पानी जो है वो 70 सेल्सियस पे भी बॉयल हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि अगर हम उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर दें तब ही वो 70 सेल्सियस स्केल पे बॉयल होगा। मिसाल के तौर पे जैसे आप माउंटेन एरियाज़ में चले जाएँ तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हाइट पे जा रहे हैं ना, तो जब बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, ऊंची जगह पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, वहाँ पे हम पानी को 70 सेल्सियस स्केल पे बॉयल कर सकते हैं। So students, the answer is yes, we can make water boil at 70 Celsius scale by decreasing atmospheric pressure. अगर हम atmospheric pressure को कम कर दें तब हम 70 Celsius scale पे boil कर सकते हैं। When temperature pressure is 101.325 kilopascal, water boils at 100 Celsius scale. जब atmospheric pressure इतना होगा तो फिर जो है वाटर 100 सेल्सियस स्केल पे बॉयल होगा। लेकिन अगर जब टेम्परेचर जो है वो कम हो चुका है, 34 किलो पास्कल पे है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे इतना जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो वहाँ पे वाटर जो है बहुत आसानी से 70 सेल्सियस स्केल पे बॉयल हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्रेस द प्रेशर 400 mmHg इन kPa। तो kPa स्टैंड्स फॉर किलो पास्कल। अब जो प्रेशर है, प्रेशर 400 mmHg है, इसको आपने किलो पास्कल में करना है, तो किस तरह से करेंगे? सो हेयर आई एम विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 760 mmHg जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है, और अगर हम बात करें वन एटमॉस्फेयर किसके इक्वल टू होता है? 101.325 किलो पास्कल के। अगर हम क्योंकि हमने mmHg के बारे में इसके ऊपर काम करना है ना, अगर हम यहाँ पे 1 mmHg की एग्जांपल लेंगे तो 400 mmHg पे हम इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 mmHg को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये 101.325 किलो पास्कल है, इसको डिवाइड कर देंगे 760 के साथ। तो यहाँ पे हम 1 mmHg की जगह यहाँ पे 400 जो है वो mmHg ले लेंगे। सो इसके बाद हम ये सेम वैल्यूज़ रखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 400 के साथ। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 400 के साथ, हमारे पास 53.23 किलो पास्कल इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्टली आंसर देना चाहें तो उससे आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप इंक्रीज़ करके लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो जितने होंगे उतने ही मिलेंगे। एक्सप्रेस द प्रेशर 400 mmHg इन किलो पास्कल। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 53.23 किलो पास्कल्स। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उस पर काम करेंगे। सो मिलते हैं नई वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।